1675 की दिल्ली की एक काली रात। चांदनी चौक की गलियां जो कभी शोर और रंगों से भरी रहती थीं, अब भारी बेचैन सन्नाटे से जकड़ी हुई हैं। मशालों की लौ पत्थर की दीवारों पर कांप रही है। मुगल सिपाही तलवारें थामे पहरा दे रहे हैं और डरा हुआ जनसमूह दूरी बनाए खड़ा है। इस तनाव भरे चौक के बीच एक ऐसा दृश्य है जो हर देखने वाले की रूह तक को हिला देता है। गुरु तेग बहादुर जी का कटा हुआ शरीर निशब्द पड़ा हुआ और चारों ओर मुगल पहरेदार। औरंगजेब की सत्ता ने जानबूझकर इस शरीर को खुले में छोड़ा है, एक चेतावनी की तरह, एक चुनौती की तरह, ताकि डर फैले, ताकि कोई ये साहस न कर सके कि आगे बढ़कर इसे सम्मान दे। गुरु के शरीर के पास जाना मानो मौत को बुलावा देना है। भय ने लोगों को जंजीरों की तरह जकड़ रखा है। लेकिन इन्हीं सायों के बीच एक जोड़ी स्थिर और चौकस आंखें सब कुछ देख रही हैं। ये आंखें उस व्यक्ति की हैं जिसकी जिंदगी रेगिस्तानों, जंगलों, दुर्गम घाटियों और अनगिनत सरहदों को पार करते हुए गुजरी है, जहां डाकुओं से मुठभेड़, राजाओं से सौदे और संकट में निर्णय लेना रोजमर्रा का सच रहा है। ये हैं भाई लखी शाह बंजारा, लदेनी व्यापार के महारथी, विशाल काफिलों के सरदार, असंख्य बैलगाड़ियां, ऊंट, घोड़े और लाखों गाय बैल के स्वामी। उत्तर भारत उन्हें लाखा बंजारा के नाम से जानता है। वो व्यापारी जिसके काफिले चलते तो बाजारों में रौनक फैलती और रुकते तो पूरी रियासतें सिहर उठती। इस पल लखी शाह एक भयावह सच समझ रहे हैं कि अगर कोई आगे नहीं आया तो गुरु की देह अपमानित छोड़ दी जाएगी, और ये उनके लिए असंभव है। उसकी इस हिम्मत को समझने के लिए हमें उसके जीवन की शुरुआत तक लौटना होगा। लखी शाह का जन्म एक ऐसे बंजारा परिवार में हुआ जहां व्यापार केवल धन कमाने का साधन नहीं बल्कि जीवन की रीढ़ था। उनके पिता गोधू नायक हरियाणा क्षेत्र में बंजारा काफिलों के बड़े सरदार थे और उनके दादा ठाकर नायक अपने समय के विख्यात बंजारा नेतृत्वकर्ता माने जाते थे। असंख्य गाय बैल, मजबूत बैलगाड़ियां और युवकों की संगठित टोलियां उनके साथ चलती थीं। इसी वातावरण में लखी शाह बड़े हुए, जहां बचपन में ही उन्होंने सीखा कि शक्ति केवल बाहुबल में नहीं बल्कि संगठन, धैर्य और सही समय पर लिए गए निर्णय में होती है। लेकिन ये परिवार केवल समृद्ध नहीं, गहरे आध्यात्मिक संस्कारों से भी जुड़ा था। उनके पुरखे भाई पुरुषोत्तम गुरु नानक पातशाह के निकट श्रद्धालु थे। कबीर सहित उन संतों की वाणी जो आगे चलकर गुरु ग्रंथ साहब में संजोई गई, इस परिवार की चेतना का हिस्सा थी। तांडे की आग के चारों ओर बैठकर बालक लखी ने हलेमी राज के किस्से सुने। गुरु नानक की वो कल्पना जिसमें राज तो हो पर अन्याय न हो, शक्ति हो पर दमन न हो। यहीं से उन्होंने सीखा कि असली बड़प्पन सोने चांदी में नहीं, सेवा और मर्यादा में है। समय के साथ लखी शाह एक चलती फिरती सल्तनत के मालिक बन गए। उनके काफिले साधारण व्यापारिक जत्थे नहीं थे, वे चलते फिरते नगर थे। 50,000 से अधिक बैलगाड़ियां, हजारों ऊंट घोड़े और लाखों पशुधन उनके साथ चलते थे। जब मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली में एक भव्य किले के निर्माण का निर्णय लिया, तब जयपुर, आगरा और दूर दराज के इलाकों से लाल पत्थर और संगमरमर ढोने की जिम्मेदारी लखी शाह के काफिलों ने उठाई। 9 वर्षों तक चले उस निर्माण में उनकी बैलगाड़ियों ने वो काम किया जो किसी सेना से कम न था, और लाल किला आकार ले सका। इसी दौर में लखी शाह ने दिल्ली के हृदय में जमीनें अर्जित की। आज जहां राष्ट्रपति भवन और संसद भवन स्थित हैं, वो समूचा रायसीना क्षेत्र कभी लखी शाह बंजारा के तांडे और स्वामित्व का हिस्सा माना जाता था। उस समय ये इलाका सत्ता का नहीं बल्कि बंजारा काफिलों का केंद्र था, जहां अनाज के भंडार, पशुधन के डेरे और व्यापारिक सभाएं दिन रात चलती थीं। समय बदला, इमारतें बदली, झंडे बदले, लेकिन उस भूमि की नींव में आज भी लखी शाह बंजारा की मेहनत और उपस्थिति की स्मृति दबी हुई है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, सिख संघर्ष के प्रतीक भी उनकी छाया में आकार लेते हैं। परंपराओं और मौखिक इतिहास के अनुसार लोहागढ़ किला, जो आगे चलकर सिख सत्ता और प्रतिरोध का सशक्त केंद्र बना, उसके निर्माण में भी लखी शाह बंजारा की निर्णायक भूमिका रही। पत्थर, लकड़ी, रसद और श्रम सब उनके काफिलों द्वारा पहुंचाया गया। वो किला केवल ईंट पत्थर की रचना नहीं था, वो हलेमी राज के स्वप्न की ठोस अभिव्यक्ति था, जहां अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस दीवारों में ढल गया। फिर सत्ता बदली और अंधकार गहराने लगा। शाहजहां के बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठा।
उसके शासन में जबरन धर्मांतरण, दमन और भय का साया पूरे देश पर फैल गया। हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार बढ़ते गए। लोगों को पकड़ पकड़ कर उनकी आस्था छीनने की कोशिश की गई। ऐसे ही समय में गुरु तेग बहादुर जी मजहबी आजादी की रक्षा के लिए खड़े हुए और इसी कारण उन्होंने दिल्ली में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। अब फिर लौटते हैं चांदनी चौक की उस रात पर। गुरु तेग बहादुर जी का धड़ अलग पड़ा है। मुगल सिपाही चारों ओर खड़े हैं। औरंगजेब की चुनौती हवा में तैर रही है। अगर कोई उनका अनुयायी है तो आगे आए। भीड़ में शोक है, क्रोध है, पर साहस नहीं। मौत बहुत करीब खड़ी है। लखी शाह बंजारा ये दृश्य सह नहीं पाते। उन्होंने जीवन भर जोखिम उठाए हैं। वे जानते हैं कि सीधी टक्कर आत्महत्या होगी, इसलिए वो बुद्धि और साहस का मार्ग चुनते हैं। वे अपने साथियों को आदेश देते हैं, 60 बैलगाड़ियां तैयार की जाएं। गाड़ियों में कपास की बोरियां और रंग भरी धूल भरी जाती है। योजना स्पष्ट है, युद्ध नहीं, भ्रम। जैसे ही काफिला चांदनी चौक के पास पहुंचता है, बैलगाड़ियां तेजी से दौड़ पड़ती हैं। पहियों की गड़गड़ाहट और बैलों की टापों के साथ रंग धूल हवा में उछलकर पूरे चौक को ढक लेती है। पल भर में सारा इलाका गुबार में बदल जाता है। सिपाही आंखें मलते रह जाते हैं। उसी क्षण लखी शाह अपने साथियों के साथ गुरु के पावन शरीर को उठाते हैं और बीच वाली गाड़ी में छिपा देते हैं। बिना तलवार चले इतिहास की दिशा बदल जाती है। गाड़ी अंधेरे में आगे बढ़ती है और रायसीना के तांडे तक पहुंचती है। घर के भीतर दियों की मंद रोशनी में गुरु के शरीर को पूरे सम्मान के साथ रखा जाता है। खुले में अंतिम संस्कार असंभव है। दिल्ली मुखबिरों से भरी है और तब लखी शाह वो निर्णय लेते हैं जिसे इतिहास कभी नहीं भूलता। वे अपने ही घर को गुरु की चिता बनाने का निश्चय करते हैं। टूटे हुए दिल लेकिन अडिग विश्वास के साथ वे अपने घर में आग लगा देते हैं। लपटें उठती हैं। पड़ोसी समझते हैं एक समृद्ध व्यापारी का घर हादसे में जल गया, लेकिन इस आग के भीतर एक पवित्र रहस्य छिपा है। इन्हीं लपटों के बीच गुरु तेग बहादुर जी का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार हो रहा है। सुबह तक सब कुछ राख हो चुका है, पर मर्यादा सुरक्षित है। और कहानी यही समाप्त नहीं होती। उसी रात गुरु का शीश अभी भी चांदनी चौक में था। तब एक और साहसी भक्त जेतावत भाई घोड़े पर सवार होकर मुगल पहरेदारों को चीरता हुआ शीश उठाता है और आनंदपुर पहुंचाता है, जहां बालक गुरु गोविंद सिंह जी उसे सम्मान देते हैं। ये बलिदानों की श्रृंखला थी, एक शरीर के लिए, एक शीश के लिए। लखी शाह बंजारा का घर जल गया, पर उनका नाम अमर हो गया। उनके पुत्र और वंशज आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह जी और बंदा सिंह बहादुर के साथ मुगल अत्याचार के विरुद्ध लड़े। फिर भी समय के साथ बंजारा समुदाय की ये भूमिका इतिहास के हाशिए पर धकेल दी गई। आज जब इस कथा पर फिर से रोशनी पड़ती है तो ये हमें याद दिलाती है, दिल्ली की सत्ता जिन इमारतों से आज संचालित होती है और सिख प्रतिरोध जिन किलों से इतिहास में दर्ज हुआ, उन दोनों की भूमि और नींव में एक बंजारा व्यापारी की छाया है। रायसीना में जला वो घर सिर्फ आग नहीं था, वो एक मशाल थी, और वो मशाल आज भी हमसे पूछती है, जब डर सबको रोक ले, तब आगे बढ़ने की कीमत चुकाने को तैयार कौन होता है।